कहानी नेहा की जुबानी। मेरी शादी बिलियनियर देव माथुर से हो गई थी। मुझे लगा था इस 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी, पर ऐसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मंदिरा ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था और मैं देव माथुर को शादी करने का फैसला किया था। पर जब मैं उसके घर में आई, उसके भतीजे आदित्य के प्यार में पड़ गई और आखिरकार हमारे बीच में सारी दीवारें टूट कर रह गई, क्योंकि स्विमिंग पूल में एक हादसे के बाद मुझे डरावने सपने आने लगे थे, जैसे कि मैं अकेली मर रही हूँ। और उस वक्त देव ने मेरा साथ दिया था। जब मैं अपना सब कुछ उस पर निछावर किया, वह कुछ अलग ही एहसास था। हमारे बीच में आग ऐसी लगी कि जब देव ऑफिस में था, मैं उसे मिस कर रही थी और वह भी। इसलिए उसके ऑफिस पहुंची। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, इसलिए ऑफिस के लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। पर जैसे ही मेरी नज़र देव की हॉट सेक्रेटरी पर पड़ी, मुझे जलन होने लगी। देव के केबिन में पहुंची। उसने अपने सेक्रेटरी को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे दीवार के खिलाफ धक्का दिया, जिससे मेरे मुंह से आवाज़ निकली। मुझे ऐसे चूमने लगा जैसे कि कल होगा ही नहीं। ऊपर से मेरी सिसकी निकली। मैंने उसके सूट निकालने में और टाई को ढीला करने में मदद की। हमें पता है यह कहाँ जा रहा है। ओह नेहा, उसने कहा, तुम मेरे ऑफिस में ऐसे ही आ जाओगी और इतनी सेक्सी नजर आओगी तो इसका मुझ पर असर नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकता। उसने अपनी पैंट और बॉक्सर उतार दी और उसके हाथ मेरे थाई के अंदर रेंगने लगे। मेरी पैंटी उतार फेंकी। वह नीचे बैठ गया और मेरी एक पैर को उसके कंधे पर रखा और फिर मुंह से मेरा स्वाद लेने लगा। जैसे मैंने कहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, उसने कहा। मैं चिल्लाई देव, फिर अपने मुंह को हाथ से ढका। मैं नहीं चाहती हमारी आवाज़ कोई सुने। इसकी सेक्रेटरी सिम्मी और बॉडीगार्ड बाहर ही होंगे। पर उसकी मुंह और हाथ मेरे मुख्य अंग में थे, जिससे चुप रहना नामुमकिन सा था। मुझ पर अत्याचार करता गया और मुझे पता था अगर वह नहीं रुका तो बहुत जल्द मैं ऊंचे आसमान में तैरने लगूंगी। वह मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। जब मेरे अंदर समा गया, हमारे शरीर एक दूसरे के खिलाफ दबे हुए थे। मैंने अपने पैरों को ऊंचा किया। वह मेरे अंदर इतना अच्छा महसूस हो रहा था और मुझे लगा कि मैं परम आनंद में हूँ। देव अपना जीभ मेरी गर्दन पर चला रहा था, जिससे मेरा शरीर सुख से कांप रहा था। जब हम जुनून की आग में जल रहे थे, देव के डेस्क में रखी फोन की घंटी बजी। हम दोनों बिदक उठे। वह गुस्से से कोसने लगा, शिट, और फिर मुझे गोद में उठाकर अपने साथ लेकर अपने डेस्क के पास पहुंचा। फ़ोन उठाकर बात करने लगा। बाद में कहा, मैं उसे पक्का नौकरी से निकाल दूंगा। तो यह सिम्मी थी जो हमें परेशान कर रही थी। पर मेरे पास इस बेवकूफ़ लड़की के बारे में सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि देव ने मुझे कारपेट पर लिटा दिया। मैंने उसके कंधों को पकड़ रखा था और मैं साथ में आसमान पर पहुंच गई। जब वह मुझे सुख दे रहा था, मुझे चूमने लगा। अचानक कहा, मैं चूमना बंद नहीं कर पा रहा। मैंने अपनी आंखें तुरंत खोली। जो इसने कहा वह हजम करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कुछ पहले भी महसूस किया था। यह सब पहले कब सुनी थी? ऐसा लगा कि देव की आवाज़ में ही सुनी थी। देव थोड़ा दूर हुआ जब उसने मेरा ध्यान भटकते हुए देखा। मैंने उसकी आंखों में देखा जिसमें मेरे लिए चाहत थी। मैं चीज़ों की कल्पना क्यों कर रही हूँ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के परमानंद मैं पहले महसूस कर चुकी हूँ, जहाँ वो मुझे चूमना बंद नहीं कर पा रहा था। मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि वह गलत है। नहीं, मत रुको प्लीज़। मैं भीख मांगी और उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नरम हो गई। वह अपना काम जारी रखा और कमरे में मेरी सिसकियां फिर से गूंज उठी। वीकेंड आ गया था। देव आदित्य को तैरना सिखा रहा था। ऑस्कार ने मुझे कॉल किया, क्या तुमने अपने नए गाने का चैनल पर व्यू देखा है? वह इतने उत्साह के साथ कह रहा था कि मैं सोच में पड़ गई कि आखिर हुआ क्या। मैंने पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, लोगों को तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। मेरा मतलब सच में पसंद आया। उस गाने के दीवाने हो गए हैं। मैंने पूछा, वही गाना है ना जो मैं और कैल साथ में लिखे थे? नेहा, ऑस्कार ने मेरी बात काटी, मैं उस गाने की बात नहीं कर रहा हूँ जो गाना ऐसे ही तुम्हारे अंदर से निकला, ठंड में मुक्ति की आकांक्षा। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इस गाने को बिन तैयारी के ही उन्होंने रिलीज कर दिया, मैंने कहा। ऑस्कार ने कहा, वह इसलिए क्योंकि गाना अपने आप में इतना अच्छा था कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है कि आने वाला गोल्डन म्यूजिक अवार्ड में यह गाना जरूर नामांकित किया जाएगा। मैं अवाक रह गई। तुम मजाक कर रहे हो ना? ऑस्कार मुंह दबाकर हंसा। पता लग जाएगा तुम्हें कि मैं मजाक कर रहा हूँ या यही सही है।
तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। मैं मंदिरा के बिना भी अच्छा कर रही हूँ। उधर से देव ने पुकारा, तुमने देखा, अभी आदित्य तैरने लगा। इससे अच्छा दिन तो शायद हो ही नहीं सकता था। मैं दुआ कर रही हूँ हम ऐसे ही लंबे लंबे समय तक रहे। मेरे और देव का उस पर संयम कम हो गया था जो हमारे बेडरूम में होता था। बस एक दूसरे को पकड़कर सोने की कोशिश भी काफ़ी गर्मागर्म चीज़ में बदल जाती थी। आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बस उसे चिढ़ाना चाहती थी, अपनी एक नई सेक्सी ड्रेस पहनकर उसका स्वागत करना चाहती थी, क्योंकि काम से वो बेहद थक कर आता है और उसे भी आराम की ज़रूरत है। झटके से मेरा नया कपड़ा मेरे शरीर से उतर गया था। देव, मैं सिसकी ली। मेरे पैर बिस्तर के एकदम किनारे थे, जबकि वो मेरे सामने खड़ा था। मुझसे नहीं सहा जाता। अब नहीं होगा, मेरे मुंह से निकला। एकदम मुड़ने लगी। एहसास हुआ मैं ऊंचाइयों में पहुंचने वाली हूं जब उसने अपनी गति तेज कर दी। नेहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने कहा। हालांकि उस समय मैं बहुत ऊंचाइयों में थी और तारे देख रही थी और आनंद से मैं फट रही थी। मेरे मुंह से फिर से आवाज़ निकली। हमारा वह धुआंधार सत्र जारी रहा। जब वह दोबारा तैयार हो गया, मैं बैठी हुई थी, वो पीछे से आ गया, कानों के सामने आकर कहा, तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? मुझे लग रहा था मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। देव, मेरे लिए दोबारा से करो। और मैं अच्छी लड़की की तरह उसकी बात सुनी। जब मेरे अंदर खाली हो गया, आज तुम्हारी टीम के साथ तुम्हारी बात कैसे रही? देव ने पूछा। यह बिल्कुल जादू की तरह है, मैंने कहा। देव ने कहा, सच में? मेरा गाना बेस्ट सॉन्ग में गोल्डन म्यूजिक अवार्ड के लिए नाम दर्ज हुआ है। देव ने कहा, तुम इसके योग्य हो। मैंने कहा, हाँ, इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मुझे याद है मंदिरा ने कहा था कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं, बस कूड़ा हो। देव ने कहा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, मैं अभी स्पॉटलाइट से थोड़ा ब्रेक ली थी, इसलिए इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में जाने में थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं देव से पूछी। हाँ जरूर। उसने मेरे होठों को चूमा, कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं हंसकर पूछी, क्या तुम पहले कभी रेड कारपेट पर गए हो या कोई ऐसे इवेंट पर? नहीं, मैं कभी नहीं गया, उसने कहा। मुझे लगता है कि अब मुझे आदत डालनी चाहिए। क्या कहती हो तुम? जैसे कि दूसरे सेलिब्रिटी से बातें करना, फोटो खिंचवाना। सुनकर मैं हंसने लगी, क्योंकि यह सब कुछ देव के चरित्र से बिल्कुल उल्टा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने बिजनेस पार्टनर से बात करना या किसी पॉलिटिशियन से बात करना ज़्यादा पसंद करते हो, मैंने कहा। हाँ, जैसे मेरे दिल की धड़कन हो, उसने कहा, जिससे मैं और जोर से हंसने लगी। और तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा नेहा, उसने कहा। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने पूछा। फिर हमारा वह शादी का कॉन्ट्रैक्ट? उसने कहा, वह कूड़ा है, यह असली शादी है। हम असली पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें घर जैसा महसूस नहीं होता? हाँ, ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, मैंने कहा। क्या यह सच में हो रहा है? क्या मैंने अपनी खुशियों को ढूंढ लिया है? क्या मैं अपने घर को ढूंढ लिया है? मेरे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, यहीं पर रुको। मेरे और आदित्य के साथ हम साथ रहने के लिए बने हैं और कोई भी चीज़ इसे बदल नहीं सकती। हमें इस दुनिया के सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई नाटक नहीं कर रहे। यह ऐसा ही है। मैं देव के सीने में अपना सर रखकर कही, मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा, तुम खुशी की हकदार हो, वह मेरा नेपचून है। लेकिन मैंने अपनी आंख खोली और बेडरूम की सीलिंग को देखने लगी। मुझे अभी बुरे सपने और नहीं आते, पर यह बात मेरे दिमाग में हमेशा क्यों चलती है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोल्डन म्यूजिक अवार्ड का दिन है। देव रोज की तरह काम पर जाएगा, पर जल्दी ही आ जाएगा ताकि हम दोनों साथ में जा सके। शाम को मैं पार्टी के लिए तैयार हो गई थी। भी गले की एक शॉर्ट घुटने तक लंबी सुरुचिपूर्ण और सेक्सी कपड़ा पहनी थी और देव की दी हुई नेकलेस पहनी थी। जब देव मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, वह भी काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। देव ने मुझे बाहों में भर लिया, पूछा, नेहा, क्या तुम सच में खुश हो और मेरे और आदित्य के साथ? मैं मुस्कुराने लगी, कहा, हाँ मैं हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे तुम और आदित्य मिले। देव ने कहा, मुझे जानकर खुशी हुई। आज के बड़े इवेंट के बाद ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसने कहा, जिससे मैंने सवाल पूछने के लिए भौं ऊंची की। मैंने चिढ़ाया, क्या यह अच्छी खबर है? होना ही चाहिए। देव ने जवाब नहीं दिया, पर एक मतलबी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई और मुझे कसकर ऐसे पकड़ लिया जैसे मुझे जाने नहीं देना चाहता हो। फिर कहा, इससे पहले कि देर हो जाए, चलो चलते हैं। जब हम दरवाजे के पास आए, आदित्य हमारे पास आ गया।
पूछा, तुम दोनों जल्दी ही वापस आ जाओगे ना? देव ने कहा, हम आ जाएंगे, लेकिन जब तक आएंगे बहुत देर हो जाएगी और तुम हमारा इंतज़ार मत करना क्योंकि तुम्हारे सोने का टाइम हो जाएगा। कार हमारा इंतजार कर रही थी। आदित्य ने कहा, जल्दी मिलते हैं। जब कार चलने लगी, आदित्य फिर भी हमारी ओर देख रहा था, जिससे मैं अबाक रह गई। आखिर देव मुझे क्या बताना चाहता है और आदित्य को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था हमारा इंतजार नहीं कर सकता कि हम कब घर वापस आए। उम्मीद करती हूँ मुझे जल्दी पता लग जाएगा। जब मैं और देव अवार्ड फंक्शन में पहुंचे, फोटोग्राफर्स हमारा स्वागत किया। देव ने मेरा हाथ पकड़ लिया था ताकि आसानी से वहां से गुजर सकूं और वह मुझे अपने करीब रख रहा था। वह फोटोग्राफर को हैंडल करने में काफ़ी अच्छा था। जब पोज करने को कह रहे थे, मुझे अपने करीब खींच ले रहा था। पता है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ यहाँ से चले जाओ और तुम्हें किसी अकेले कमरे में लेकर जाना चाहता हूँ ताकि हम ना जाने क्या करें जो अभी यहाँ नहीं कर सकते, उसने कहा, जिससे मैं हंसने लगी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जयदीप का इंटरव्यू लिया जा रहा था एक एंटरटेनमेंट चैनल की रिपोर्टर द्वारा। देव की आंखें गुस्से से जलने लगी। मैंने कहा, सब ठीक है, वह अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, पर मुझे एहसास है देव को कैसा महसूस हो रहा होगा। जब आखिरी बार मैं और जयदीप मिले थे, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ चूम रहा था, जबकि उसे मालूम था कि मैं देव की हूँ, जिससे मेरी और देव के बीच में इतना झगड़ा भी हुआ था और हमने इतना सब कुछ सहा। तभी जयदीप हमारी ओर देखा और देव का गुस्से से जबड़ा टाइट हो गया। मैंने देव को रोका, कहा, यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो प्लीज। जब देव ने मेरे चेहरे में खौफ को देखा, उसकी आंखें शांत हो गई। फिर वहां मैं केएल जैक्सन से मिली, लेकिन देखा देव काफी पॉसेसिव हो रहा है। ऐसा लग रहा था देव को मेरी सेलिब्रिटी जिंदगी से अभी एडजस्ट करना बाकी है। मैं बड़े हॉल में बैठी हुई मेरे कैटेगरी की अवार्ड का इंतजार कर रही थी। जयदीप की परफॉर्मेंस देव काफी गहरी आंखों से देख रहा था। मैंने देखा जयदीप बैकअप डांसर सोनिया के साथ डांस कर रहा था, जिसके साथ उसने मुझे चीट किया था। उसे देखकर अब मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। समय बीतता गया। केएल जैक्सन को नए सिंगर का अवार्ड मिला था। जब साल का बेस्ट गाना का अवार्ड की घोषणा होने जा रही थी, ठंड में मुक्ति की आकांक्षा नेहा सेठी द्वारा, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे दिल मेरे सीने से बाहर निकलकर आ जाएगा। जब मैं देव की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। क्या वह मेरे लिए रो रहा है? पर मुझे तो अब रोना भी नहीं आ रहा था। मैं उठकर अपना अवार्ड लेने स्टेज पर गई और देव, अपनी टीम और अपनी श्रोता का धन्यवाद किया। एक इमोशनल स्पीच के बाद मैंने देव से कहा, जाने से पहले मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। जब मैं वॉशरूम की कॉरिडोर में चल रही थी, वह बिल्कुल खाली था। सारे सेलिब्रिटी फंक्शन के बाद पार्टी वाले हॉल में जा रहे थे। जैसे ही मुड़ी, कुछ अप्रत्याशित चीज मुझे नजर आई। जयदीप और सोनिया आपस में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है उसे कुछ हुआ होगा जब हम दोनों साथ डांस करते हुए देखा? सोनिया ने पूछा। मुझे यह स्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। कब तक मैं ऐसे दिखावा करूंगी कि उसके झूठे आरोप से मुझे चोट नहीं पहुंची थी। अब वह देव के साथ है जो बहुत ताकतवर है। अगर अचानक से उसने दुनिया को बता दिया कि हमने उसके पीठ पीछे छुरा घोंपा था, जो कि सच से काफी ज्यादा दूर है, इससे हमारा प्रोफेशनल रेपुटेशन खराब हो जाएगा। जयदीप का जेबरा टाइट हो गया। फिक्र मत करो, वह किसी को कुछ नहीं कहेगी, जबकि उसने गलत सोच रखा है। सोनिया गुस्से से कही कि तुम उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बताते ताकि सारी गलतफहमी दूर हो जाए। इससे शायद वह हम दोनों को और नफरत नहीं करेगी। मुझे वह घटिया औरत समझती है। तुम उससे क्यों नहीं कहते कि तुम उसके साथ चीट नहीं किया था? मैंने हाथ में जो क्लचर पकड़ रखा था वह नीचे गिर गया, जिससे उन दोनों का ध्यान मेरी ओर आया। मैं जल्दी से लेडीज रूम में घुस आई। आईने के सामने खड़े होकर सोचने लगी, मैंने यह क्या सुन लिया? जयदीप मेरे साथ चीट नहीं किया था, लेकिन यह तो नामुमकिन है। मैं सोनिया को उसके होटल के रूम में पाया था और वह टॉप नहीं पहनी थी। नीचे उसका शरीर कंबल से ढका हुआ था। हालांकि मैं तभी वहां कमरे से निकल गई थी, पर उसने इन सब इल्जाम से कभी इनकार नहीं किया था। जब उसके बाद मिले थे, उसने मुझे यह क्यों नहीं कहा था कि यह गलतफहमी है? जयदीप ने मुझे सच क्यों नहीं बताया था? तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई। यह जयदीप था। उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। घबराहट से मैं पीछे हटी। कहा, तुम यहाँ लेडीज रूम में क्या कर रहे हो? जयदीप ने पूछा। क्या तुमने सुन लिया जो हम दोनों अभी बात कर रहे थे? मैंने कहा, हाँ सुन लिया। आखिर मामला क्या है? वह मुझे जांचने लगा। कहा, तुम्हारे साथ चीट नहीं किया। मैंने कहा, पर मैंने उसे तुम्हारे साथ होटल रूम में पाया था, वो भी बिन कपड़ों के, और तुमने इनकार भी नहीं किया था। उसने कहा, यह गलतफहमी थी। जब तुम्हें पता चल गया
तो मैं बताता हूँ, उसने फुफकारा। उस टूर में मैं अपने टीम के साथ अपने कमरे में पार्टी कर रहा था। सोनिया आखिर में बच गई थी। बहुत ज्यादा पी लेने के बाद अपने कपड़ों में उल्टी कर दी थी और मैं उसके शरीर में अपने कपड़े डालना नहीं चाहता था, इसलिए कंबल से उसे ढक दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे टूर के बीच में तुम मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए मुझे सरप्राइज देने आओगी। तुमने उसे देखकर गलत समझ लिया था। अगर तुम कंबल उठाकर देखती तो पता लगता कि वह पूरी तरीके से बिन कपड़ों की नहीं थी। मैंने कहा, पर तुमने उस समय मुझे यह बात क्यों नहीं कहा था? अगर तुमने चीट नहीं किया था तो मुझे क्यों नहीं बताया था, बताओ। उसने कहा, क्योंकि तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। सब बेकार की बात है, मैं फुफकारी। तुमने उसके बाद भी कई मौके मिले थे। तुमने मुझे सच्चाई छुपाकर मुझे ऐसे बेवकूफ़ औरत नहीं बनाना चाहिए था। मेरे मन से आवाज़ निकली, तुम्हें मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े नहीं करने चाहिए थे। जयदीप ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ कांप रही थी। देव ने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा, मेरे दिल मानो एक पल के लिए थम गया। कभी सोचा नहीं था मैं यह सुनने वाली हूँ। क्या? मैं चिल्लाई, तुम यह क्या कह रहे हो? नेहा, उसने कहा था मैंने गलती की थी और उस चालाक आदमी ने मेरा फ़ायदा उठाया। एक गहरी सांस ली। मैं ड्रग्स लेता था। मेरी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई। तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, पर मैं ड्रग्स लेता था, उसने जारी रखा। नहीं पता मुझे अपने आप को इसका आदी बताना चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे लोग ऐसा नहीं करते। तुम ड्रग्स लेते थे? मैं फुसफुसाई। मैं निगलने लगी। बिल्कुल अंधी थी जो लाल झंडी नहीं देख पाई थी। यह आदमी कितना जहरीला था, इस बात का एहसास होने लगा। मैं उस घटिया आदमी से अच्छा हूँ, वह जहर उगलता हुआ कहा। उस राक्षस से उसने बहुत गंदा खेल खेला, उसने फुफकारा। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्रेस और मीडिया के जरिए मेरी इस कमजोरी का पता लगा लिया था। कहा था कि वह दुनिया को बता देगा मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, जिससे मेरी दुनिया टूटकर बिखर जाती, मेरा करियर खराब हो जाता अगर मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करता तो। मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं शायद तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करता, पर तुम गलत जगह पर आ गई थी और ऐसे ही हमारा रिश्ता खत्म हुआ। उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। कहा, मैं भयंकर गलती की थी, पर मैं तुम्हारे साथ चीट नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा। जब मैं ब्रेकअप से जूझ रहा था तो मैं रिहैब सेंटर में गया था। यह मेरे करीबी लोग ही जानते हैं, लेकिन उस गधे ने तुम्हें दर्द पहुंचाया। जयदीप ने कहा, हमारे ब्रेकअप के बाद सारी झूठी अफवाहें उसी ने फैलाई थी। तुम्हें देश की वेश्या करार दिया, तुम्हें घर तोड़ने वाली करार दिया और फिर बचाने के लिए एक हीरो बनकर, एक मसीहा बनकर तुम्हारे पास आ गया। मेरे होंठ कांपने लगे थे। नहीं, मैंने कहा, देव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी नहीं करेगा। क्या सच में? जयदीप ने कहा, हम देव माथुर के बात कर रहे हैं। उसका न्यूज़ और मीडिया में इतना पावर है। मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे थे। वही जिम्मेदार है तुम्हारी जिंदगी में जो बदनामी हुई थी उसके लिए। क्या यह प्यार है? क्या वह तुमसे ऐसा प्यार करता है? अगर सच्चा प्यार करता तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाता। नहीं, मैं चिल्लाया। उसने कहा, देव एक पक्का बिजनेसमैन है नेहा, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दूंगा। उसकी आंखों में गुस्से के आंसू थे। वह खतरनाक है। तुम उसकी नहीं हो, तुम मेरी हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता, जो तुमसे बिना किसी मतलब के प्यार करता है। हमारी परियों की कहानी तुम्हें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल परफेक्ट है। मैं रोने लगी, जैसे कि मेरी दुनिया टुकड़ों में बिखर रही थी। मुझे नहीं पता अब मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए। मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, फिर भी मैंने अपने क्लचर को पकड़ा, जयदीप को पीछे धक्का दिया और दौड़ती हुई दरवाजे के पास गई। मैंने उसे मेरा नाम पुकारते हुए सुना। अपने आंसुओं को पोंछती हुई तेजी से हॉल में चलने लगी। पीछे से जयदीप मुझे अपने पास बुला रहा था। मेरा सर घूम रहा था। मेरा एक हिस्सा जयदीप की बातें मानने को तैयार नहीं था, दूसरा हिस्सा बहुत डरा हुआ था कि कहीं उसने सच तो नहीं कहा। क्या देव ने मुझे फंसाया है, मेरी जिंदगी को अपने पैरों तले कुचला है? जब मैं मुड़ी देखी देव मेरा इंतजार कर रहा था। वह एक मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया, लेकिन फिर मुझे देखकर वह बिखर गया कि मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। नेहा कहता हुआ वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं हांफने लगी थी। क्या हुआ है? उसने पूछा। तुम घर जाना चाहती हो? ड्राइवर को बुलाने के लिए उसने अपना फोन निकाला। घर जाने के रास्ते मैं हल्के हल्के रो रही थी और देव की चिंता अब पैनिक में बदल गया था। क्या हुआ है? क्या तुम कम से कम मुझे बताओगी? उसने पूछा। मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं पता मेरे अंदर अब ताकत बची है या नहीं कि मैं उससे सच्चाई उगलवाऊं। तुम मेरी जान ले रही हो नेहा? क्या तुम जयदीप से मिली? क्या उसने फिर से तुम्हें चोट पहुंचाई?
जिससे मैं और जोर से रोने लगी। उसने मेरे बाजू को पकड़ा। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाना, जिससे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। मुझे अपने बेडरूम में जाने का मौका भी नहीं मिला था। लिविंग रूम में उसने मुझे अपने करीब खींचा। कहा बताओ क्या हुआ? क्या तुमने जयदीप को धमकी दी थी? मैंने पूछा। क्या तुमने उसे ब्लैकमेल किया था हमारे ब्रेकअप से पहले कि वह मुझसे दूर रहे? ऐसा लगा देव के सर में गोली लगी हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने दोहराया क्या तुमने? सदमे में उसने पूछा। क्या तुम दोनों ने बात की? उसने अपने होंठ को पतले लकीर बना लिया, अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। जबरा टाइट था, ऐसा लगा मौत की बानी सुनाने वाला है। कहा हाँ मैंने किया था। अविश्वास से मैं अपनी सर हिलाने लगी। कहा तुमने मुझे टारगेट किया था? नेहा, देव ने कहा, मेरे पास इसके लिए एक ठोस वजह है। मैं पीछे हटी। जयदीप सही कह रहा था, यह आदमी खतरनाक है। वह आदमी जो मेरे आंसुओं को पोंछा था, मुझे अपनी बाहों में लिया था। मेरे दिल से खून निकलने लगा, जैसे मैं उससे दूर हो रही थी। किस चीज के लिए ठोस वजह देव? मैंने पूछा। तुमने मेरे खिलाफ वह अफवाहें फैलाई थी, मुझे देश की वेश्या बनाया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो देव? मुझे याद है किस तरह भीड़ मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। अगर माइक नहीं होता तो मैं वहां से बचकर भी नहीं निकल पाती। मुझे मौत की धमकी मिली थी, उसकी वजह अब मेरे सामने खड़ा था। मेरा पति मेरी तरह ही टूट गया था जब मैंने उस पर दोषारोपण किया था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। क्या तुम सच में यह सब कुछ विश्वास करती हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे दिल की गहराई कह रही थी इसका जवाब ना कहूँ, दौड़कर उसकी बाहों से लिपट जाऊं और उससे कहूँ कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, पर मेरा दिमाग उसे होने से रोक रहा था। मैं ऐसे इंसान पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ जो मुझे टारगेट किया था, वो भी इतनी गंदी चाल चलकर। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, उसके प्यार में पड़ गई और मेरा दिल इस तरह से कुचला गया। वह मुझसे प्यार नहीं करता। अगर वह सोचा भी है कि प्यार करता है तो वह कंफ्यूज्ड है। नेहा, देव ने कहा, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कभी ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नुकसान हो। झूठ है, मैं इसे नहीं जानती। उसने देखा मैं उससे अपने आप को दूर कर रही हूँ। उसकी आंखें खून से भर गई जब मेरी ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। नहीं तुम नहीं करते, मैंने कहा। जब मैं उसकी ओर देखा ऐसा लगा किसी छुरे से उसके दिल पर वार किया गया हो। तुमने मेरा इस्तेमाल किया हर तरीके से, यहाँ तक कि अपने माता पिता को धोखा देने और अपनी सगाई तोड़ने में। मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे कहा। मैं बिदक उठी। वह हांफने लगा था। मेरा और नताशा का कभी एंगेजमेंट नहीं हुआ था, कोई अरेंज मैरिज नहीं था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। देव, तुमने और क्या मुझसे झूठ कहा और क्या छुपाया मुझसे? उस पर विश्वास नहीं कर सकती। वह मेरा नाम लेकर मुझे शांत करने लगा। मैंने कहा मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे मैंने उसे मार डाला हो। अविश्वास के साथ कहा क्या? मैंने कहा क्या? मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मेरी आंखों से खून गिरने लगे थे। उसके जबड़े टाइट हो गए। क्या तुम सब कुछ ऐसे ही फेंक देना चाहती हो नेहा? क्या तुम मेरे दिल के प्रति जज्बात को महसूस नहीं कर सकती? तुम्हें पता है यह असली है, मुझे यह नहीं कहना, तुम देख नहीं सकती। तुमने मेरे प्यार को महसूस किया और मैं तुम्हारे प्यार को महसूस किया। मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ यह जानकर तुम किस तरह से टूट गई हो। तुम बस इनकार कर रही हो और उस ड्रग एडिक्ट की बातों पर विश्वास कर रही हो। मेरा दिल मुझे खतरे से बचाना चाहता था। मैं इनकार करते हुए कहा, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो तुम क्या एक ड्रग एडिक्ट के बात सुनकर हमारी सारी कस्में, सारे वादे, सारे मोहब्बत को यूं छोड़ दोगी? मुझे इससे नफरत है कि वह अपनी बातों से मुझे यूं कमजोर बना रहा था। वह क्यों इसे इतनी मुश्किल बना रहा था कि मैं उसे ना छोड़ सकूं? और आदित्य के बारे में क्या तुम अब भी यही दिखावा करोगी? वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। देव ने पूछा। क्या तुम उसे भी छोड़ दोगी? आदित्य की बात सुनकर मेरा खून उबलने लगा। वह मेरे सबसे बड़े कमजोरी पर वार किया था। वह मुझे खोने के डर से अब आदित्य के नाम का इस्तेमाल कर रहा था ताकि मुझे ग्लानि हो। मैं कांपने लगी थी। अपनी मुट्ठियों को भींच कर कहा, वह एक गलती थी, तुम और आदित्य और हमारे बीच में सब कुछ गलती थी। सोफे के पीछे जो शेल्फ थी वहां से कुछ आवाज आई। मेरे सीने में किसी ड्रम की तरह दिल धड़कने लगा। मेरे अंदर डर पैदा होने लगा जब हमने उधर देखा। अविश्वास से मेरी आंखें बड़ी हो गई। सोफे के पीछे से आदित्य खड़ा हो गया। क्या हम दोनों को बहस करते हुए देखा तो वह सोफे के पीछे छुप गया था। वह मुझसे कहा था जितनी जल्दी हो सके घर आने
और जाते हुए हमारे कार को भी देख रहा था। वो हमारे घर आने का इंतजार कर रहा था। आदित्य, मैंने बुलाया। ऐसे लगा मैं अंधेरे के आगोश में समाकर मृत्यु में लीन होने जा रही हूँ। उसने मेरी बातों को सुन लिया था। जब वह मेरी ओर मुड़कर देखा तो मेरे फेफड़े की सारी हवा किसी ने निकाल दी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और चेहरे पर उदासी थी। वह दौड़कर दरवाजे की ओर जाने लगा। आदित्य, देव पैनिक करने लगा। मेरी तरफ देखकर फुफकारा, तुमने ये दिल से नहीं कहा। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। यह मैंने क्या कह दिया? जो पीड़ा मुझे देव के साथ बहस करते हुए हो रही थी उसके मुकाबले कुछ नहीं था जो आदित्य को इस तरह से छोड़कर जाते हुए देखकर हुआ। मेरे दिल में हजारों सुइयां चुभी। आदित्य, दोस्तों, मासूम 6 साल का बच्चा आदित्य जो नेहा और देव के आने का इंतजार कर रहा था, रोता हुआ वहाँ से चला गया। जब नेहा के कड़वे शब्द सुने, देव, नेहा और आदित्य आगे क्या फैसला लेने वाले हैं? तीनों की राहें बिखरती हुई नजर आ रही है। मोहब्बत हमें कभी कभी गम दे जाता है। अगले एपिसोड का इंतजार करें। दोस्तों, इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।